फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन फ्लूइड जब शब्द सामने आता है तो क्या दिमाग में आता है? फ्लूइड, व्हाट इज़ फ्लूइड? तो फ्लूइड मतलब नाम से ऐसा लग रहा है दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं। और फ्लो कौन कर सकते हैं? लिक्विड्स कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। तो इट इज़ कलेक्टिव स्टडी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब कि ये लिक्विड और गैस की मैकेनिक्स है। अभी तक जो हमने देखा था वहाँ पे सॉलिड की मैकेनिक्स थी और यहाँ पे गैसेस बहेंगी और लिक्विड्स बहेंगे, ठीक है। सो फ्लूइड से कनेक्टेड कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास जो एप्लीकेबल इसके बाद अपने पास आएंगे। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में गैसेस, तुमने केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स सुना होगा, अभी फिजिक्स में सुना है थर्मोडायनामिक्स? नहीं सुना ऐसा कुछ? मतलब ये अभी तुम्हारा फ्लूइड के बाद आने वाले चैप्टर है ये फिज़िक्स में, बट केमिस्ट्री में ये आ जाता है, उसकी फर्स्ट बुक में आ जाता है ये। तो इनफैक्ट स्टडी ऑफ गैसेस वगैरह, जो स्टेट ऑफ मैटर्स वगैरह है, वो सब गैसेस की स्टडी की है केमिस्ट्री में अपन ने काफ़ी। तो सिमिलरली इसका जो एप्लीकेशन है वो थर्मोडायनामिक्स में है। हमें यहाँ पे अभी इसकी मैकेनिक्स सीखनी है। मैकेनिक्स मतलब उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड फार्मूले, इस पे फोकस करना है अपन को, फार्मूले सीखने पे। फिर अपन उसको अप्लाई करेंगे थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन समझते हैं। कोई बड़ी चौक ही नहीं बची। चलो इतने से काम करवाते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट सीखने हैं हमें इसके, ठीक है। सबसे पहले जो इससे रिलेटेड हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसको आराम से रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने पास्कल्स लॉ देखा था और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमें क्या क्या याद है, ज़रा कुछ याद करने की कोशिश करो। नाम याद आ रहा है क्या? पास्कल वर्ड सुना है, आर्किमिडीज वर्ड सुना है। तो अपन पास्कल्स लॉ को समझते हैं कि पास्कल ने ऐसा कहा था तो उसको इजी टर्म्स में समझते हैं। कि यहाँ पे जैसे हम एक पानी भरा हुआ है, एक चैनल थोड़ा छोटा है, एक बड़ा है, साइज़ उसका डिफरेंट है, और यहाँ पे अगर हम प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे, कुछ ऐसे कुछ चक्की लगा के इस तरफ से चलाएंगे तो ये भी अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है कि जितना यहाँ पे ट्रांसमिट किया हमने लेट से पी, रिसीव भी वही होगा ये पी। तो इट इज़ कॉल्ड पास्कल। मतलब ये ऐसा कॉमन सेंस ही बात लग रही है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखो इसको मैं बता देता हूँ तो डिटेल में इसको पास्कल्स लॉ को। और ये समझने के लिए है केवल, वो डेफिनेशन वगैरह तो वो दिखा दिया ना, बस ये समझने के लिए है कि इमेजिन करो जो मशीन्स होती हैं, न्यूमेटिक मशीन्स होती हैं। न्यूमेटिक मशीन मतलब अपन जो बहुत हाइटेड बुलडोजर्स वगैरह होते हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ें ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं। तो अब वो उतना वेट, मतलब हज़ारों किलो का वेट उठा रहा है वो, लेकिन आदमी का उतना मास ही नहीं है जितना फोर्स लगा रहा है, बट आउटपुट उसको बहुत खतरनाक मिल रहा है। तो अब ये बहुत विवेचना वाली बात है कि हाँ ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब
हम किसी कम एरिया वाले में ज़्यादा वाले एरिया को उठा रहे होते हैं। ये पाइप है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं मतलब इजी टर्म्स में कि इसका एरिया कम, इसका एरिया ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई हाथ से फोर्स लगा रहा है, तो हाथ से कितना फोर्स लगाएगा वो? 100 न्यूटन, 200, 500 न्यूटन। ये 500 न्यूटन लगा रहा है लेट्स से, और अपन लोअर साइड में ले लेते हैं कि चलो 100 न्यूटन लगा रहा है, बस ऐसे उंगली से टच कर रहा है। तो यहाँ पे वो कितने करस्पॉन्डिंगली गाड़ी को उठा देगा, तो लेट्स से उसका मास है। तो अब देखो यहाँ पे अगर अपन पास्कल्स लॉ लगाएं तो प्रेशर क्या है यहाँ पे? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 100/A। और यहाँ पे पास्कल्स लॉ के मुताबिक वही प्रेशर रिसीव होना चाहिए, तो वो प्रेशर 100/A ही रहेगा। और वो किसके बराबर होगा? इसके जो भी फोर्स रिसीव हो रहा है इसे डिवाइडेड बाय इसका बहुत बड़ा एरिया। तो ये क्वांटिटी छोटी है, ये बड़ी है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होनी पड़ेगी। जैसे 3/5 है तो अगर मैंने इसको 50 कर दिया तो सेम फ्रैक्शन कब आएगा? ये जब ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो सिमिलरली ये छोटा है और ये बड़ी क्वांटिटीज़ है, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा f को। तो यहाँ से f बहुत बड़ा आ जाएगा इसके कंपैरेटिव, 100 के कंपैरेटिव, है ना। 100 के कंपैरेटिव f बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने बस उंगली से टच किया वहाँ पे, और लेट से इनका फैक्टर 10 गुना का है, 10 गुना का, तो ये 100 का 1000 हो जाएगा जो फोर्स लिफ्ट कर रहा होगा। 1000 मतलब मास ऑफ ए टिपिकल एसयूवी। एसयूवी मतलब कि ऐसी जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं, स्मॉल व्हीकल से बड़ी वाली। तो मतलब उसने बस इतना सा फोर्स लगाया, उधर पे उसने बोलेरो उठा दी। तो ये विवेचना वाली बात है ना। तो वो बात उसने पास्कल ने बताई थी हमें कि ऐसे अपन न्यूमेटिक मशीन बना सकते हैं। इसको तुम लिखना चाहते हो? लिख लो। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। अभी हम पास्कल्स लॉ ही देख रहे हैं, अभी आर्किमिडीज लॉ आएगा। जैसे सिरिंज का एग्जांपल लेते हैं। सिरिंज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से एक पिस्टन रहता है और ये इसको पुश करता है, ये ऐसे लगा देते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यहाँ पे क्या भरा रहता है? यहाँ तो फ्लूइड रहता है, पानी रहता है, जो भी इंजेक्शन वगैरह लिक्विड है सब। तो जब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो इसको पुश कर देता है। ये बात समझ में आ रही? और इंजेक्शन जब यहाँ पे वो, अभी तो सिरिंज भी नहीं, वो भी नहीं लगी है, नीडल भी नहीं लगी है, नीडल और पतली होती है, उसका एरिया तो और छोटा होता है, स्मॉल ए लिख देते हैं उसको। तो सिचुएशन को अपन इसको कैसे समझते हैं कि कैसे फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं हम एक पास्कल्स लॉ की, कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब कि इसको अपन कहेंगे अगर ब्लड में तुम कुछ डिज़ोल्व कर रहे हो तो बहुत क्विकली जाना चाहिए,
है ना। बट इतनी तेज़ी से हम कैसे फेंक के तो मार नहीं सकते थे किसी को, बट नॉर्मल स्पीड से हम उंगली पुश करते हैं और ब्लड बहुत जो मटेरियल है ब्लड में जाना है वो एकदम तेज़ी से पुश हो जाता है। तो इस पास्कल्स लॉ को हम हार्नेस कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने में। ये समझ में आया? इस एरिया ज़्यादा है इसका, कम फोर्स लग उधर, इधर पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी अपन देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसकी स्पीड कम है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे एकदम तेज़ी से निकलेगा। द रीज़न बीइंग कि इसका एरिया कम है। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वो इनफैक्ट कंटिन्यूटी वाला लॉ है ये, ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अभी इसका मतलब समझेंगे कि ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है। तो ना एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा है दूसरी को कम ही होना पड़ेगा अगर वो कांस्टेंट रहना है उसको। तो ये पास्कल्स लॉ, तो ये समझ में आया। अभी डेफिनेशन क्या है वो मैं बताऊंगा क्या लिखना है। सबसे पहले तो ये बताओ समझ में आया ये पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने 9th में बस उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या आते हैं वो अपन बस उनके नाम याद रख लेते हैं अभी, ताकि जब चैप्टर हमारे कभी अभी आगे आएगा तो उस पर स्ट्रेस रहेगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैंने अभी बताई थी, इस पर अपन को फोकस रखना, मतलब ये चीज़ हमें याद रखनी है। और बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन ही समझो, कोई थ्योरम व्योरम नहीं, इक्वेशन है उसकी भी, बर्नौली। तो बर्नौली की एक इक्वेशन है जो फ्लूइड में अपन को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा बाइफर्केशन है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूइड या तो स्टैटिक रहेगा या तो डायनामिक रहेगा। स्टैटिक मतलब कि फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड अपने जगह पर रुका हुआ है, जैसे टंकी में भरा है पानी तो स्टैटिक फ्लूइड है। और जैसे नदी में बह रहा है तो स्टैटिक नहीं है, बह रहा है वो, क्योंकि वो डायनामिक है। तो दो बाइफर्केशन में बटा हुआ है पूरा चैप्टर। एक है तो कि स्टैटिक और एक है डायनामिक, ठीक है। तो हमें इससे क्या, हमें क्या फ़ायदा रहेगा अगर ये हमें बाइफर्केशन पता है तो, कि स्टैटिक के केस में याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती है, और बर्नौली यानी बह रहा है जब फ्लूइड, वो तुम समझ जाओगे कि कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि बर्नौली इसमें लग जाए और ये इसमें लग जाए। दोनों मिक्स लग सकती हैं, दोनों ही मतलब कि स्टैटिक कंडीशंस कुछ इसमें भी लग सकती हैं, बट अभी मोटा मोटा याद रखो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टैटिक वाले केस में, नॉट स्टैटिक यार, गलत बोल रहा हूँ यहाँ, डायनामिक वाले केस की इक्वेशंस हैं ये सब, ये दोनों इस तरफ जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग, रुका हुआ नहीं है। ये समझ में आया? अब ये सही लिखा है मैंने, ठीक है। और जब स्टैटिक का केस होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है पानी, तब कुछ हमें याद रखना पड़ता है, जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पास्कल्स लॉ तो हमने सीख लिया, कि उसका इम्प्लीकेशन सीखना है, मतलब मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो उसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, क्या सीखा हमने, एक पॉइंट बताओ बस जो हमें याद रखना है पास्कल्स लॉ का, बताओ। पास्कल्स लॉ का एक इम्प्लीकेशन क्या सीखा, मोस्ट नोट्स अगर बनाए तो फेरो नज़र उस पर। हाँ,
तो यूनिट में अगर कोई एक मतलब टैंक टाइप का है, हाँ। तो उसमें अगर फ्लूइड है तो हाँ। उसको एक साइड से पुश करेंगे तो वो फ्लूइड दूसरी दूसरी साइड तरफ से है। उतनी फोर्स से ऊपर जाएगा क्या जितनी force क्या अपने चीज़ ट्रांसमिट हो रही है? प्रेशर रिमेन सेम है ना। उसकी इक्वेशन अपन को बस ऐसे याद रखनी है, मतलब ऐसे दिमाग में कि जितना प्रेशर ऐड हुआ है उतना ही ट्रांसमिट होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब इस बात का एक और मशीन डिस्कस कर लेते हैं इस पास्कल्स लॉ से रिलेटेड, जो मुझे याद आ गया। एक और मशीन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी तुम याद रखना। ये इमेजिन करो कि ये एक मशीन है ना, और इसमें ये फीडर है। फीडर मतलब यहाँ से हम माल भर रहे हैं, माल अंदर जा रहा है यहाँ से, और इन सभी से बाहर निकल रहा है। और कंपैरेटिवली इसका एरिया बहुत ज़्यादा है ना, इसका बहुत कम है। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ बोलता है कि ट्रांसमिट होगा बराबर प्रेशर। तो एक हमारे दिमाग में ऐसा थॉट आ जाता है कि अगर यहाँ से P जा रहा है, मतलब P लग रहा है इस पॉइंट पे, तो P/3 हो जाएगा। ये गलत थॉट है। ठीक है। हर पॉइंट पे बराबर पावर ये क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भी प्रेशर P रहेगा, यहाँ भी P रहेगा, यहाँ भी P ट्रांसमिट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि प्रेशर इज डिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट अनडिमिनिश्ड, बिना डिमिनिश हुए ट्रांसफ़र हो जाता है। बनाओ डायग्राम बना लो, ये मस्त याद रहेगा फिर ये प्रेशर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आ जाते हैं अब। वहाँ पे एक लाइन छोड़ के पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन तो अपनी एनसीईआरटी की बुक से लिख लेना। ऐसे लिखो वहाँ पे पास्कल्स लॉ डेफिनेशन, और वहाँ पे 2 लाइन खाली छोड़ दो, 2-3 लाइन। अब आते हैं आर्किमिडीज पे। आर्किमिडीज का नाम तुमने सुना होगा कहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है? याद करो। आर्किमिडीज का अभी तक हमने इस कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा कि वो कुछ बात तब में नहा रहा था तो यूरेका करते हुए भागा था। ऐसी कुछ कहानी सुनी है क्या तुमने? नहीं सुनी क्या? कि वो आर्किमिडीज ने कोई बहुत ही बड़े राजा का वो था,
साइंटिस्ट था उसके दरबान में, तो वॉर चल रहे थे, तो उसको कुछ बोला था कि भाई कोई अपन हार रहे हैं तो कुछ अच्छा डिस्कवर कर वॉर मशीन। उस टाइम मतलब हाँ, रिवॉल्व नाव बनाना भी बहुत बड़ी बात थी जब। हाँ एकदम से मतलब आया था idea। हाँ, तो सुना है क्या ऐसा कुछ? नहीं सुना? नहीं सुना क्या ये सब तुम लोगों ने? कौन सी कहानी चलती है आजकल? सुना है? ओके ओके, तो अब आते हैं अपन बिल्कुल एकदम पॉइंट पे आ जाओ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या सिचुएशन है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ये कि लेट्स से, मतलब अभी लग रही कॉमन सेंस की बात, उस टाइम नहीं लगी होगी उसे। तो ये मान लो सपोज, पहले तुम तो ऐसे सोचो, एक बकेट है, उसमें तुमने फुटबॉल डाल दिया, तो क्या होगा? अब एकदम डिटेल बताना पूरी हर चीज़, क्या हो, क्या क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? प्रेशर वेशर नहीं है, ये सब बातें नहीं है। तो अपने दोस्त को समझा रहा हो तो कैसे समझाओ? क्या क्या चीज़ें तुम्हें दिखेंगी फिजिकली? पानी बाहर आएगा, और जितनी ताकत से उसे धकाएंगे उतनी ताकत से ऊपर आएगा, लेकिन डूबेगा नहीं। जितनी ताकत से धकाएंगे उतनी ताकत से ऊपर आएगा, उतनी ताकत से ऊपर आएगा, बट डूबेगा नहीं। ओके, डूबेगा नहीं, हाँ ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो जो दो ऑब्जर्वेशन बहुत ही एकदम कनेक्टेड हैं, उस पर अपन ध्यान डालते हैं कि फुटबॉल कुछ अंदर गई होगी और पानी कुछ बाहर आया होगा, मतलब इतना पहले लबालब भरा हुआ था ये, और लेट्स से वो पानी ऐसे कलेक्ट हो रहा है कि वो हम पूरा कलेक्ट कर ले रहे हैं, एक भी बूंद कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। मतलब जस्ट इमेजिन करो पतीला वगैरह रख के, तो तुम इस बात को बताओ, जितनी इसकी वॉल्यूम अंदर गई होगी उतनी ही पानी की वॉल्यूम बाहर आई होगी। मतलब कि जैसे मान लो तुम अपना हाथ डुबो दोगे पानी में, तो पानी का वॉल्यूम उतना ही ऊपर उठेगा जितना तुम्हारा वॉल्यूम होगा तुम्हारे हाथ का। वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, है ना? इस बात को मद्देनजर रखो। जब मास बराबर हो नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है मास इसका ज़्यादा हो या इसका कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल थर्माकोल डुबो दिया हमने पानी में, तो उस वॉल्यूम भी उतना ही आएगा, लेकिन मास पानी का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब फिर डेंसिटी का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है। मास अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन वॉल्यूम हर हाल में सेम होगा। ठीक है, अब इस थॉट को अपन आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब इसकी वॉल्यूम बराबर होगा, इस थॉट को अपन आगे एक थॉट आगे लेके जाते हैं कि ये रुक भी जाएगा, ऐसे नीचे भी डूबेगा भी नहीं, पूरी तरीके से डूबेगा भी नहीं। इसका मतलब कि इसके अगर यहाँ होता हवा में तो डूब चुका होता। इसका मतलब इसका mg को कोई काउंटर कर रहा होगा, कोई ऐसा फोर्स है जो इसको काउंटर कर रहा होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। किस पे लग रहा होगा वो फोर्स? वो फोर्स लग रहा होगा इस पे, डिस्प्लेस जितनी वॉल्यूम है उसकी वजह से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। अब ये जो बॉयंट फोर्स है, ये तो पानी में डूबने की वजह से ही आया है, और अगर ये पानी में नहीं डूबा तो केवल mg होता है यहाँ पे। तो अभी पानी में डूबने की वजह से बॉयंट फोर्स आया है। तो फोर्स कहाँ से आया होगा? जो पानी डूब गया ना उसकी वजह से आया होगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स होगा, ये बॉयंट फोर्स, ये एग्जैक्टली सेम होंगे। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे प्रकृति को अगर मेंटेन करना है तो ये तो हमें पता है। दिस इज व्हाट, दिस इज m2g। क्या तुम यहाँ तक पहुँच आ गए हो मेरे साथ? m2g क्यों लिख दिया मैंने उसे? कि हाँ, क्योंकि इसका कितना डिस्प्लेस, ये पानी वानी मतलब ये बॉटल नहीं है यहाँ पे, तो धरती खींच रही है उस पानी को। तो दैट इज व्हाट,
उसका मास, उसका जो उस रफ्त, मतलब इसको ऐसे समझो भगवान की धरती हमारी माता है। मतलब एक इंटरेस्टिंग, मैं समझ गया तो मैं समझ में आ गया, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थॉट आ गया मुझे तो, कि धरती हमारी माता है तो धरती के अगेंस्ट लग गया कुछ फोर्स, तो उसको प्रकृति ने बैलेंस किया है कि बराबर कर दिया। तो बॉयेंट फोर्स इसके वेट के बराबर होता है m2g, दिस इज कॉल्ड बॉयेंट फोर्स, ये हमें याद रखना है। तो m2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, मतलब सिचुएशन कभी हमारे सामने इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लिया अगर हमने, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक अच्छे फॉर्म में याद रखना पड़ेगा इसे, कि m2 क्या है, मास इसका, पानी जो बग रहा हुआ है, बट वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना। तो यहाँ तक लिखो, थोड़ा रेस्ट करो 1 मिनट, अपन मैथमेटिक्स पे उसके बाद जंप करेंगे। तो सिचुएशन क्या है हमारी, हमने सीख लिया है नेचर का आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और एक फोर्स दूसरे फोर्स को काउंटर कर रहा है, इससे हम ये इक्वेट कर पा रहे हैं। बस मैथमेटिकली हमारे पास बॉयेंट फोर्स कैलकुलेट करना है हमें। तो हमने ये m2g लिख लिया है, बस हमें m2 लिखना है, वी हैव टू राइट m2। तो m2 पे फोकस करो। m2 क्या है, इसका मास है जो पानी बगर गया, उसका लेट्स से डेंसिटी रो है, किसकी, इसकी, रो ऑफ लिक्विड, है ना, जो पानी यहाँ पे था वही पानी तो बाहर फैला है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, अच्छा एक फॉर्मूला तो मैं याद होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, तो अपन वो लिख रहे हैं यहाँ पे, रो इंटू वी। तो अब v क्या है, अब v चाहे इसका लो चाहे इसका लो, बात बराबर है, बट रो किसका लेना है, लिक्विड का, क्योंकि पानी फैला है वहाँ पे, इसकी डेंसिटी नहीं है, इसकी डेंसिटी नहीं है, इसकी डेंसिटी है। सो मतलब इसको अगर फिगरेटिवली याद रख रहे हैं हम, तो ऐसा याद रखना है कि लिक्विड की डेंसिटी है, जो पानी फैला है उसका मास कैलकुलेट किया हमने, उसके मास से हमें अभी मतलब नहीं है, इस वाले के मास से। इसका मास कहाँ काम आएगा, इसका मास आएगा इसके mg पे कैलकुलेट करने पे। यहाँ पे जो ऊपर वाला बॉयेंट फोर्स निकल के आया है, इसको लिख लेते हैं पहले अच्छे से, क्या निकल के आया है, ये रो एल इंटू वी, उसके साथ जी भी मल्टीप्लाइड है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, रो वी जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है वो। तो ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले बॉयेंट फोर्स पढ़ लिया, जिसका भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में काम आएगा। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर बॉयेंट फोर्स का ये फॉर्मूला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये कि जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेट अगर करें तो ऐसे स्टेट करेंगे कि जितना बॉयेंट फोर्स उस पर लग रहा है, या इसको ऐसे उसने लिटरली ऐसे लिखा है, मतलब कि लिटरेरी फॉर्म में, कि अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब इसको थ्रस्ट बोला उसने, अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अ बॉडी एक्सपीरियंस
इज इक्वल्स टू अमाउंट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट। तो उस फॉर्म में एग्जाम में लिख देना तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नीचे 4-5 लाइन छोड़ो, वहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। ये मिटा दूँगी। तो रिवाइज करते हैं आज कि क्या क्या सीख गए हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में और एग्जाम्पल के फॉर्म में। सबसे पहले पास्कल्स लॉ देखा हमने। पास्कल्स लॉ में क्या क्या याद रखना है? बताओ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी याद आ रहे हैं। जितना वो होगा उतना सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब जितना लगेगा उतना ट्रांसमिट होगा। तो इसको अपन को डेफिनेशन याद रखनी है इसकी। मतलब मैं ऐसी रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ याद रखने वाली। तो जितना फीड होगा उतना ही ट्रांसमिट होगा। जो सेकेंड एग्जाम है वो लिखने वाला होने वाला है तुम लोगों का, या ऑब्जेक्टिव ही होगा? लिखने वाला। और ये सेकेंड का ही पढ़ रहे हैं ना अब हम? ओके। तो डेफिनेशन तुम्हें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज ही ख़त्म करना। और क्या याद रखना है इसमें कि प्रेशर बराबर होगा दोनों छोर पर, दोनों छोर या तीनों छोर या जितने भी छोर हैं, है ना। और क्या पढ़ा हमने? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या क्या हमें याद रखना है? सोचो। जितना प्रेशर वो तो उधर हो गया पास्कल में, यहाँ पे आर्किमिडीज। हाँ, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये बॉयंट फोर्स के बारे में बताता है ये। इसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बताता है ये, दैट इज़ वी रो जी। और इसमें लिक्विड की डेंसिटी होती है, ये याद रखना है। ठीक। सिरिंज हमें क्या डिपेक्ट करता था? सिरिंज मतलब कौन सा लॉ डिपेक्ट करता था? सिरिंज। हाँ, ये पास्कल्स लॉ डिपेक्ट करता था। ठीक है। और क्या एग्जांपल दिया? फुटबॉल जो अपन ने उस पर डाली थी पानी के अंदर, वो आर्किमिडीज। एक काफ़ी है, बस एक ऐसा दिमाग में बाइफरकेट करके याद रख सकते हो। तो अब इसके तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मुझे बुक दिखाना कीर्ति का।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो? एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आता है या बोर लगता है? ऐसा रहता है उसमें से नोट्स नहीं बना सकते। अच्छा, नोट्स नहीं बना सकते, पढ़ के ख़त्म, मतलब पढ़ के वो निकल के आता है मतलब उसको पढ़ते मज़ा। हैं तो वो ऐसा लगता है कि मतलब इसमें से आप कुछ चीज़ कट नहीं कर सकते, या तो लिखना है तो पूरे लिखो, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब वो दिमाग डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक्चुअली एनसीईआरटी में सब इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ाए जा रहे हैं लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान ना देते हो। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस इज़ ग्रेटर एट द फीट दैन एट द ब्रेन। ठीक है, एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कि उसने क्या बोला कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा, मतलब इसको ऐसे सिंबॉलिकली बना सकते हैं, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है बट यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, मतलब तो इसको अपन को अभी जो अपन ने सीखा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इसे। और इसका वैसे तो ये बहुत ही इजी टू एक्सपीरियंस है कि अगर तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, मतलब करना भी नहीं है ऐसा एक्सपीरियंस कि अगर हाथ में हमारे लग जाती है तो खून थोड़ा धीरे बहता है, बट पैर में लग जाता है तो ज़्यादा तेज़ बहता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो इसलिए होता है कि प्रेशर वहाँ ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और नेचर ने इसको बैलेंस करके भी बनाया है कि हमारे वीन्स का साइज़ एकदम छोटा है, जो ब्लड वेसल्स हमारी सर के अंदर हैं वो बहुत छोटी हैं, बट पैर के पास की जो है वो बहुत बड़ी हैं। ये तो मैं महसूस भी होता होगा कि देखो कितनी हमारे पैर के आसपास बहुत बड़ी वीन्स दिख जाती हैं हमें, सर की तो आइडिया ही नहीं है कितनी छोटी हैं, हेयर्स के साइज़ से भी कम है। नेचर ने भी बैलेंस किया है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है कि भाई इतने ऊपर से लेके नीचे तक मोटर चलानी है, फ्लूइड को फ्लो करवाना है। मोटर तो लगी है बॉडी में, वो हार्ट है। ठीक है, हार्ट ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये पंप अप कर रहा है हमें इधर से ऊपर से नीचे निकल के। तो यहाँ पे भी पास्कल्स लॉ का इतना सा यूज़ हो रहा है कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रीज़न बीइंग कि नीचे है धरती पे, है ना। अगर ऊपर होता तो प्रेशर और कम हो जाता। तो एक ये क्वेश्चन है, मतलब इसको डिस्क्राइब करके तो मैं समझ गया, मतलब अब तुम ये समझ में आया तुम्हें प्रेशर की कौन सी? हाइट नीचे नहीं है, ऊपर है ना। हाइट नीचे है, अच्छा। अरे मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे वो इतना समझो तुम, तो यहाँ पे प्रेशर कम है ब्लड प्रेशर, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इतना समझ में आ गया तो दैट इज इनफ। हाँ 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 हाँ, तो ब्लड प्रेशर का मतलब फर्क पड़ेगा, मतलब फिर ऐसा करके कि इसमें अच्छा मतलब हम ऐसे उल्टा वो करने वाला आसन करने लग जाए, उनका क्या होता होगा। हाँ, तो देखो ये सिचुएशन है कि तुमने सुना होगा कि जो लोग सलकनपुर वगैरह की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो गए, तो उनके पैर ऊपर करने के लिए बोलते हैं लोग कि थोड़ी देर के लिए पैर ऊपर करके लेटा दो, होश में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन कि ब्लड वालों जो पंप करना, हार्ट जिनका थोड़ा सा कमज़ोर है पंपिंग के मामले में,
फिलोसॉफिकली नहीं, इमोशनली नहीं, पंपिंग के मामले में। तो उनको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, सर तक खून ही नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऊपर लिफ्ट करने में दिक्कत है, नीचे तो ग्रेविटी बहा ही देगी। हार्ट बस ऊपर फेंक रहा है उठा उठा के खून को, नीचे तो ग्रेविटी अपने आप आ रही है। तो वैसी सिचुएशन में क्या उनको लिटा दो, ये लेट गया मान लो सपोज, तो अब उनके यहाँ का और यहाँ का लेवल सेम हो गया, तो उनके हार्ट को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए कि हाँ चलो अब मेरे को ज़्यादा नहीं पंप करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये समझ में आ गया ना तुम्हें, प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है, हाइट की वजह से। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं इसकी कि कैसे उसकी तरफ सर करके क्यों सोना चाहिए एक पर्टिकुलर दिशा में। हाँ उस टाइम पे क्या मतलब उस एक्चुअली उसका याद करने दो कुछ कहानी कि वहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट ये था, उसका मतलब थीसिस वर्क ये था कि तुम्हें चोरी पकड़नी है सोने की साम्राज्य में। वॉर का नहीं था वो, वॉर में भी यूज़ आया था उसके प्रोडक्ट का, लेकिन उस पर कॉन्सेप्ट ये था कि सोने की चोरी पकड़नी है। तो साम्राज्य में क्या होता था कि मान लो ये गोल्ड का कॉइन है, तो इस पर मतलब उन्हें मेल्ट करते टाइम, बनाते टाइम दूसरा कॉपर मिला दिया सेम कलर का, तो सोने जैसा दिखता है कॉपर, लेकिन सोना नहीं होता है। लेकिन अगर मिला दिया जाए तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई देख के नहीं पहचान पाएगा, लेकिन प्राइस में फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि सोना बहुत महंगा है, कॉपर बहुत सस्ता है। तो ऐसी चोरी शुरू हो गई, मिलावटी वो बनाने लग गए। तो भाई ये इसका वो था चाणक्य, कि उसने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, ये कहाँ रुक वहाँ यार, कुछ करना पड़ेगा तुझे, दोस्ती का सवाल है। तो ऐसी कहानी है कि वो बहुत परेशान था आर्किमिडीज की, कुछ बन ही नहीं पा रहा है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है, कुछ थॉट ही नहीं आया, ऐसा वैसा। तो बाथ टब में जब नीचे गया, अंदर गया भरे हुए बाथ में, तो पानी बाहर निकल के आया। तो उसको उस पॉइंट पे एक यूरेका जैसा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कि अब मिल गया, कुछ सोच रहा हो। तो वो ऐसे अपने अर्धनग्न अवस्था में दौड़ता हुआ, चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका कि आई हैव फाउंड इट, यूरेका का मतलब आई हैव फाउंड इट करते हुए राजा के पास भागा। तो बस ऐसी ही ये एक कहानी है, किंवदंती। एक और सदगुरु की किंवदंती है, मतलब वो थोड़ी और लॉजिकल है कि हमारे उसमें तुमने घरों में सुना होगा कि एक पर्टिकुलर दिशा में ही सर करके सोना चाहिए। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मतलब ऐसे बना नहीं सकते अर्थ में, क्योंकि किसी पॉइंट पर खड़े होंगे तो वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऐसा समझ लो ये इंडिया है मान लो। और तुम्हें एक बस जनरल इन्फॉर्मेशन, जो पोल की वो है अपनी पोल का जो क्या कह सकते हैं इसको, मैग्नेटिक लाइंस हैं, उसकी जो पोलैरिटी है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है या साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो याद करो, कांटा घुमाने किस तरफ घूमता है, नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं, गलत बात है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो साउथ इज एक्टिंग एज लाइक नेगेटिव एंड दिस इज एक्टिंग लाइक पॉजिटिव। नॉर्थ से साउथ होती है, और इनसाइड अर्थ के अंदर क्योंकि कंप्लीट भी होनी है तो साउथ से नॉर्थ होती है। तो मैग्नेट से याद मत रखो, ये तो इंडिया था, ये मैग्नेट नहीं था। तो इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी यहाँ पे देखो वाइड स्प्रेड हो गई इक्वेटर पे, इंटेंसिटी इस तरफ ज़्यादा है, पोल्स की तरफ ज़्यादा है। तो इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है, मतलब मैं बहुत ही बेकार तरीके से बना रहा हूँ ये।
अभी बस देखो नॉर्थ साउथ की तरफ देखो कि ये समझो ये भोपाल है और ये चेन्नई है, तो इनमें 1500 किलोमीटर का अंतर है। तो हम और नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल तो और नीचे है, इक्वेटर पे भी नीचे है, इससे इक्वेटर लेट से यहाँ है। तो इस तरफ इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। तो इंडिया का जो मेजर हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुमने विदिशा के आसपास जाते होगे तो देखा होगा बहुत बार, या फोटो वोटो देखी होंगी उसकी। लोग कहीं मैं गया नहीं कभी, लेकिन फ़ोटोज़ बहुत देखी है मैंने, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर। तो इंडिया यहाँ पे कहीं पे है कैंसर के आसपास। तो उसने बोला, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, उसके अपन रिलेट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट से, साउथ के पास। तो अब इंटेंसिटी किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ ज़्यादा खिंच रहा है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन जो आयरन से बनता है। तो उसने ऐसे रिलेट करके बताया कि आयरन खिंच जा रहा है हमारे उससे इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से। तो अगर मान लो सपोज कोई नॉर्थ की तरफ सर करके सो गया, तो अब खतरनाक इंटेंसिटी से खिंच रहा है और ब्लड पूरा आयरन ब्लड का एक तरफ जा रहा है। और आयरन इज नॉट, आयरन जरूरी है मस्कुलर, नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए कि हमारी लोअर बॉडी के लिए ज़्यादा वो है कि मजबूत बनती है हमारी बॉडी उससे। मतलब कि जैसे सोडियम इज़ नेसेसरी हमारे खाने में, क्योंकि उससे ब्रेन्स वो क्या बोलते हैं आयंस बनते हैं। तो हम वो चीज़ हमारे सर की तरफ आना अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे आयरन है जो सर की तरफ जा रहा है दैट इज़ नॉट गुड। तो अगर कोई प्रोलॉन्गली, मतलब ऐसा नहीं एक दिन सो गए तो पाप लग जाएगा, प्रोलॉन्गली अगर तुम सोए रहे हो सालों से नॉर्थ की तरफ सर करके, तो कुछ मेजर इलनेस आ सकती है लाइफ में आगे जाके, या कुछ बड़ा कारण बन सकता है। तो बोले कि ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में सो। या साउथ के डायरेक्शन में भी सो जाओ। साउथ के डायरेक्शन में सोओगे तो क्या मतलब जाएगा, ब्लड जाएगा, आयरन जाएगा पैरों की तरफ, लोअर बॉडी की तरफ। अच्छा है, कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है। और या इधर लिबरल, जैसे बच्चा तो हमेशा ही नाजुक रहता है शुरुआत में, मतलब 2-4 साल ऊपर भी नीचे भी, तो उसको ईस्ट वेस्ट में सुलाओ, उसको पूरी बॉडी में जाने दो आयरन अभी। हालांकि उनकी जो डाइट रहती है छोटे बच्चों की, वो उनको दूध ही पिलाते हैं शुरुआत के कुछ समय तक। तो आयरन वाले कंटेंट, आयरन रिच फूड पता है क्या तुम्हें? आयरन रिच फूड कौन कौन से आयरन रिच फूड होते हैं? चुकंदर तो सुना है मैंने। आयरन रिच फूड गुड़ में भी होता है शायद, है ना? गुड़ में नहीं पता, ये सब सिलेबस में नहीं है क्या तुम्हारे? ओके, उसमें होगा ये, क्या बोलते हैं, बायो में हो सकता है। ठीक है। और आपने काम की बात किया है फिजिक्स में कि भाई ये पास्कल्स लॉ याद रखना है हमें, और आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट of about 6 km decreases to nearly half of its volume, half its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 km.
तो क्या सिचुएशन है, अर्थ बना लेते हैं और एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं इसकी हाइट तो है 100 किलोमीटर्स एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर तो बहुत ही करीब होगा यहाँ पे, और 100 तो बहुत ही ज़्यादा होगा। इज़ मोर देन 100 to 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ, कि यहाँ पे लेट से पी है तो यहाँ पे 100 किलोमीटर पे 6 किलोमीटर्स टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल। ओके, हाउ द सी लेवल, देखो सी लेवल तो और यहाँ पे 0 पे, तो सी लेवल पे प्रेशर है P0, हम सी लेवल पे रह रहे हैं, मान लो 6 किलोमीटर ऊपर, तो हिमालय पे कौन ही रह रहा है, 8 किलोमीटर ऊपर है सी लेवल से। तो वो क्या बोलना चाहता है कि प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे, लेकिन 6 किलोमीटर ही ऊपर बढ़ते हैं तो ही आधा हो जाता है। मतलब 0 कहाँ होगा, 0 यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, उधर स्पेस है। यही तो परत पे परत जमती जा रही है, अर्थ खींच रही है अपनी तरफ एटमॉस्फेयर को, प्रेशर बढ़ रहा है। तो वो एक फैक्ट बता रहा है कि यहाँ पर प्रेशर सी लेवल पे जो प्रेशर है उसका आधा मात्र 6 किलोमीटर में हो जाता है, लेकिन टोटल एटमॉस्फेयर तो 100 किलोमीटर का है। हाँ, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, ये सवाल है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमें याद रखना है लॉजिक, जो हम रिलेट कर भी पाएंगे वैसी स्थिति में, कि अगर लीनियर होता, इफ इट वुड हैव बीन लीनियर, तब सिचुएशन क्या होती कि 0 पे तो 0 प्रेशर है, P पे यहाँ पे 0 प्रेशर है ना, प्रेशर लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे P प्रेशर है, और ये हाइट है मान लो सपोज x है, एक वेरिएबल हाइट है। तो आधा यहाँ पर होना चाहिए अगर लीनियर है, तो आधी हाइट पे आधा प्रेशर। अगर लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रेशर है, तो लीनियर प्रेशर मतलब मैथमेटिकली अगर लीनियर वेरिएबल ऑफ प्रेशर है, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसी बात नहीं है ना, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि आधी हाइट पे उसको होना चाहिए। तो दिस इज नॉट लीनियर, असली में ये नॉन लीनियर सिचुएशन है। अब नॉन लीनियर क्यों है ये समझते हैं। नॉन लीनियर इसलिए है कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। मैं एटमॉस्फेयर को इमेजिन कर रहा हूँ कि परत के ऊपर परत चढ़ी हुई है, एयर की परत के ऊपर परत चढ़ी हुई है। तो वो परत जो भी चढ़ी हुई है वो एक स्फीयर की तरह दिखेंगी, मतलब एक स्फीयर के ऊपर अगला स्फीयर, एक अगला स्फीयर, अगला स्फीयर। तो एक कोई रैंडम परत जो इस हाइट पे है उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ और इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज परत नंबर 1, अच्छे से अच्छा दिख जाए इस वजह से। और परत नंबर 2 जो तकरीबन यहाँ पे कहीं पे है उसको बना लेता हूँ, ठीक है। 2 परत बन गई। तो सिचुएशन बस तुमसे क्वेश्चन ये है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इस परत का मास ज़्यादा होगा, नॉट मास, इसका एरिया ज़्यादा होगा या इसका एरिया ज़्यादा होगा, इस वाले स्फीयर का एरिया ज़्यादा होगा या बाहर वाले का ज़्यादा होगा। बाहर वाले का, क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है ना। नीचे वाला छोटा है और बाहर वाले की रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। और डेंसिटी कहाँ कम या कहाँ ज़्यादा होगी, मतलब एयर की डेंसिटी भी चेंज हो रही है, तो यहाँ कम होगी कि यहाँ या यहाँ,
तो सोचो, धरती खींच रही है पार्टिकल्स को अपनी तरफ, सर यहाँ पर ज़्यादा होगी। नीचे, हाँ मतलब जो पहले वाली हाँ हाँ उस पर ज़्यादा होगी, और हाँ। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी हाँ। तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। कैसे कैसे सोचा तुमने ये? तो यहाँ कहाँ बोल रहे हो तुम ज़्यादा? यहाँ बोल रहे हो? हाँ क्योंकि मतलब एयर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये पी नहीं है, ये रो है। हाँ हाँ मतलब जितनी कम हाइट होती है हाँ। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे सोचा कि इसको ऐसा सोचो कि परत के ऊपर परत चढ़ रही है, परत के ऊपर परत चढ़ रही है। तो अब तो ऐसी पन्नियाँ लपेट रहे हो मान लो, और ग्रेविटी किस तरफ खींच रही सारी पन्नियों को? अंदर की तरफ। तो क्लियर सी बात है ये परत ढीली होगी, ये पॉलीथीन थोड़ी सी ढीली होगी, ये पॉलीथीन टाइट होगी। तो वो पॉलीथीन ढीली है, इसका मतलब क्या, क्यों है ढीली? क्योंकि एयर नहीं है, एनक्लोज करने के लिए मास नहीं है वहाँ पे, और ग्रेविटी भी कम है, जो अपन देख चुके पहले भी। तो इसलिए यहाँ डेंसिटी काफ़ी कम होती है। धीरे धीरे अच्छा, तुम्हें एक मैं इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ, इंटरेस्टिंग दिमाग को घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट, जो तुम अपनी केमिस्ट्री वाली सिचुएशन से रिलेट करना, केमिस्ट्री में जो तुमने पढ़ा हुआ है। मान लो हम प्लेन लेके चले गए और एकदम एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे इंटरफेस है इसका, एयर पार्टिकल्स और इसका, ठीक है। तो वो इंटरफेस तुम्हें कैसा इमेजिन होगा कि एक तरफ तो एयर है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, स्पेस है, वैक्यूम, ठीक है। और केमिस्ट्री में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो जाती है गैस के पार्टिकल्स या एयर के पार्टिकल्स। तो यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, नो कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ तो ज़ीरो के कंपेरेटिव तो बहुत है, पर बहुत। तो लीक क्यों नहीं हो जाती एयर? लीक हो जाए और चली जाए स्पेस में। लेकिन असली में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब तुम्हारे दिमाग को हिट किया, मतलब कि असली तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका शॉर्ट आंसर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो ये हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि ऐसे इंटरफेस होगा, ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे लाइन से खड़े होंगे वहाँ पे, ये गलत इमेजिनेशन है। असली में वहाँ क्या हो रहा होगा कि जो मतलब इसको ऐसा समझो, एक फोर्स इतने पूरे एयर के बंडल को इधर खींच रहा है। मतलब ये फोर्स छोटा मोटा 100 न्यूटन 200 न्यूटन का फोर्स नहीं है, ये मतलब अल्टीमेट फोर्स है। ये मतलब एयर के लिए तो अल्टीमेट फोर्स है। तो पूरा का पूरा एयर इनकी तरफ खिंची हुई है, और जो ज़्यादा टेंस एयर है वो इधर पे मौजूद है। तो अब एक पार्टिकल की कहानी समझते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही होगी। ये पार्टिकल उस मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये पार्टिकल ऐसे हवा में स्पेस में मंडरा रहा होगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों में एयर ड्रैग लग रहा होता है बचपन से। हम जो हमारे आसपास देख रहे होते हैं ना, वहाँ पे एयर ड्रैग लग रहा होता है। एयर ड्रैग मतलब कि एयर में फ्रिक्शन है। जैसे अगर मैं फिजिक्स में तुमसे कहूँ ये किताब ऐसे नीचे जाएगी, तो तुम इमेजिन करोगे हाँ कि नीचे जाएगी। और मैं ये ऐसे कागज़ ऐसे खोल के कहूँ कि ये नीचे जाएगा एकदम परफेक्टली एक लाइन में, तुम कहोगे गलत फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो एयर ड्रैग कंसीडर करा ही नहीं हमने अभी तक हमारे डिस्कशन में। तो हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी रहती है कि नॉर्मली कि एयर का पार्टिकल ज़रा हवा, मतलब कि कागज़ उड़ जा रहा है तो एक एयर का पार्टिकल तो उड़ ही जाएगा इधर उधर, कहीं भी भंवरे की तरह नाच रहा होगा स्पेस में। बट उस भंवरे की को फील करो कि वो तुम भंवरे हो, और यहाँ पे तुम निकल आए हो थोड़े से बाहर। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, तुम फोर्स किधर फील कर रहे होगे।
फोर्स उधर ही फील कर रहे हो जिस तरह प्लैनेट है। मान लो तुम स्पेस में जा रहे हो तो कहीं कुछ एकदम बड़ा वो आ गया जुपिटर, तो उसकी तरफ घुसे चले जाओगे, कोई छोटा आ गया तो उस तरफ घुसे चले जाओगे। तो अभी इसके तकरीबन तो अर्थ है इतना जायंट प्लैनेट, तो ये वापस आ जाता है। तो हाँ, तो ये इमेजिनेशन गलत है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारी लेयर्स होंगी कि इस लेयर में तो एक ही होगा, मान लो इसमें फिर दो होंगे पूरे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर अगले में बहुत सारे होंगे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे अब हर लेवल पे हर पार्टिकल फुल्ड है। हम एकदम एटमॉस्फेयर अगर सी की तरह है तो उसके एकदम बेड पे बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन कि कोई अगर अंदर चला जाए स्कूबा डाइविंग करने के लिए, वो इतना अंदर चला जाए कि वो 100 किलोमीटर मर जाएगा वो, तो इतना प्रेशर होगा वहाँ पे। इनफैक्ट हमारी बॉडी इसी प्रेशर के लिए इवॉल्व हुई है कि अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो दिक्कत महसूस हो जाती है। प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड है कि हाइट पर प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ता है हमें, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट बढ़ जाने की वजह से। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। याद क्या रखना है इन सब बातों में हमें कि ये लीनियर नहीं है, लीनियर इट इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, वो क्या है वो सब छोड़ो अभी के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज अ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बहुत ही बढ़िया। देखो जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, ऐसे अपन को याद है। बट ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे हो रहा है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय समथिंग इज बिकमिंग अ स्केलर? तो अपन एक चीज़ पढ़ी थी वेक्टर के टाइम कि अगर दो वेक्टर डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो या तो वेक्टर बन सकते हैं या तो स्केलर बन सकते हैं। तो दो टाइप के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की फैक्ट्री है। बट इसको रिलेट करते हुए नॉर्मल ऐसे समझ लो, समझने के लिए कि फोर्स से अगर वेक्टर बनाना है तो दो वेक्टर का इंटरेक्शन इसमें वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जैसे एक रैंडम वेक्टर लिखता है, रैंडम वेक्टर, उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर का वेक्टर ही रहता है वो। बट यहाँ पे हमने स्केलर से डिवाइड, तो सवाल ये है कि ये स्केलर है कि नहीं, कि फोर्स से वेक्टर से वेक्टर डिवाइड करके ही स्केलर बन सकता है, तो ये वेक्टर है कि नहीं। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बस उसने इतना ही सवाल पूछा हमसे कि ये वेक्टर है फोर्स, तो बताओ ये स्केलर क्यों है। तो उसका आंसर हम दे रहे हैं कि इस पे तुमने कुछ बोला ही नहीं है, इसकी वजह से वो स्केलर है। सो एरिया हमें ऐसा बचपन से पढ़ते हैं, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है नंबर ही तो है, स्केलर ही तो है, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, कभी नहीं हमें बताया गया ये बात, लेकिन हमें अब इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे सम्मान देना है इसे हमेशा लिखते टाइम कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया तो ये है, व्हाट इज डायरेक्शन, हर तो उसको लगे एक उपाय है इसका कि इससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको डिफाइन कर दो एरिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लाइन थोड़ी है प्लेन है, प्लेन। तो एरिया द वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल। बाहर की साइड, जैसे मान लो सपोज ये फुटबॉल है, तो लेट्स से ये एक मैंने छोटा सा पैच कंसीडर किया यहाँ पे एरिया का, यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ इसका डायरेक्शन किधर है तो इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल,
मतलब इनवर्ट नहीं ना, इस तरफ नहीं, क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फिर वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना, पहचान बदल जाएगी उसकी। तो आउटवर्ड नॉर्मल, सो दिस इज एरिया वेक्टर। मतलब कौन सा एरिया लेना है? ये छोटा सा एरिया, तो डी एरिया वेक्टर लिख दो। नहीं, डी है तो छोटा सा एरिया, और यहाँ पे कोई दूसरा कुछ होगा पैच, तो उसका एरिया किस तरफ होगा? उसका एरिया भी इस तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो दिक्कत वहाँ पे हो जाती है जब एनक्लोज सरफेस एरिया नहीं है बट ओपन सरफेस एरिया है। मतलब कि जैसे अब तुम ऐसा बोलो कि इसका कैसे डिसाइड करें किधर है एरिया इसका, क्योंकि यहाँ तो ये नॉर्मल भी है, ये नॉर्मल भी है, आउटवर्ड क्या है, इसका इनवर्ट किधर है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिसाइड करते हैं, एक चीज़ याद रख के, दैट इज़ कॉल्ड गो विद द फ्लो। मतलब ये बस ऐसे ही स्टेटमेंट है। गो विद द फ्लो में इसको ऐसा समझो कि असल में एरिया को ऑपरेट करना है हमारे जीवन में क्या महत्व रखने वाला है। वो ये महत्व रखने वाला है कि हमें 12th क्लास में जाके फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है अभी, बट दिमाग में ऐसी पिक्चर बन के रहेगी आगे, फर्स्ट इंप्रेशन है ये। तो ऐसा कुछ सिंबल तुम बहुत यूज टू रहोगे इन सिंबल से, पूरे भर भर का चैप्टर है इन सिंबल्स के नाम पे। B.dA और B.dl और E.dA। तो ऐसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज डिनोटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे तुम ध्यान देना ऐसे बिंदी लगी होगी इंटीग्रेशन के साइन में, मतलब ऐसे बंद होगा इंटीग्रल। तो दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड है जो एनक्लोज्ड है, मतलब काम आसान है, वहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये वाले काम आसान ही रहेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपन कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, तो एरिया का मान लो अपन को इस तरफ डिसाइड करना है। हमें पता नहीं इस तरफ डिसाइड करना है कि उस तरफ डिसाइड करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेट्स से वो इस तरफ है, तो इस तरफ डिसाइड कर लो, इस तरफ मत करो। और अगर दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ डिसाइड कर लो, इस तरफ मत करो, ठीक है। ये बात क्या तुम्हें याद रहेगी? ये मतलब एक पूरे चैप्टर का पॉइंट खत्म हो जाता है इतनी सी चीज़ याद रख के। तो पॉइंट क्या था कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है इन स्पाइट ऑफ कि यहाँ पे वेक्टर है फोर्स, कहना कि वेक्टर क्वांटिटी से डिविजिबल है इसलिए। तो दो वेक्टर का जो डिवीजन है वो एक स्केलर निकल के आ सकता है। कैसे कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो भी स्केलर निकल सकता है, डॉट प्रोडक्ट ले दो। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो थर्मामीटर रहता है, तुम्हें पहुंचना है क्या 6 बजे आज जयेश? नहीं पहुंचना? तो तुम्हारे कांटेक्ट में कोई पेट लवर है क्या, जो पेट रखे हो, किसी को एक्सपीरियंस हो पेट रखने का? पेट बिल्ली किसी को पालने का शौक है तुम्हारे दोस्तों या किसी आसपास जो तुम्हारे लोग बाग रहते हो, मतलब जो लपक जाए मतलब बिल्ली को देख के? अरे मैं तुम्हें एक बिल्ली की फ़ोटो भेजूँगा, तुम उनको फॉरवर्ड कर देना जिनको भी बिल्ली का शौक़ हो जाए। तो अगर उनको शौक़ होगा तो एक बिल्ली को देना है मुझे, क्योंकि
मैं जाने वाला हूँ तो मर जाएगा वो इस जालिम दुनिया। यहाँ नहीं है, घर पे है। अभी मैंने उसको अपनी फ्रेंड को दे रखा है, तो अभी उसके साथ में है वो, तो कोई ले ले। अब ऐसे कब तक टिकाते रहेंगे। आदर्श से बात हुई थी मेरी, तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया, बिल्ली। बाकी पेट तो है उसके पास, कुत्ते रखे हुए उसने पहले, पैरट रखा हुआ है अभी। बहुत एंड्योरेंस वाला काम है रहता है कि रखे हुए पैक और पूरा, और किसी काम का नहीं रहता इंसान। सेम सिचुएशन है। मैं जनवरी में जाऊंगा यार, जनवरी फर्स्ट वीक में। 2 डिलेमास चल रहे हैं कि मैं तुम्हें रगड़ ख़त्म कर दूँ सिलेबस या आराम आराम से पढ़ाऊँ। क्या नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा तेरा? अच्छा, मिल नहीं पाएगी। अच्छा, डलहौजी चाहिए। ओके, तो अभी मिल लेते हैं, हम अभी मिल लेते हैं, हम रोज़ मिलते हैं। इतना टेंशन क्या है? डलहौजी कहाँ पर है? डलहौजी हिमाचल में। मैं भी उधर ही साइड जा रहा हूँ। रहने नहीं, मतलब घूमने नहीं जा रहा हूँ, रहूँगा 5 साल वहाँ पे। हाँ, 5 साल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 साल रह रहा हूँ मैं हर शहर में। पता नहीं क्या, कोई कंट्रोल नहीं है इसका मेरे ऊपर। कुछ नक्षत्र वगैरह दिखवाने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अलग अलग शहर रहने से। मेट्रोस बहुत तेज़ है, मतलब सब भाग रहे हैं, तो ऐसे भाग रहे हैं कि मतलब मुंबई में रहा था, तो तुम लाइफ में कभी मौका मिले तो दूर से कम वो देखना, मेट्रो नहीं, लोकल वाली लोकल ट्रेन, दादर वगैरह स्टेशन पे उतर के आराम से किसी कोने पे खड़े हो जाना और देखना बढ़िया बैठ के वहाँ पे। तो इट इज़ लाइक कि वेव जाती है, मतलब इट्स नॉट इंडिविजुअल डिस्क्रीट पार्टिकल हूँ मैं वहाँ पे, मैं एक वेव का हिस्सा हूँ। और कुछ मतलब इतनी भीड़ होती है, कुछ गलत नहीं होता, मतलब सब एकदम घुसे चले जा रहे हैं, सब निकले चले जा रहे हैं, एकदम सब चलते जा रहे हैं, वेव्स चल रही है ह्यूमंस की। कुर्ला स्टेशन है, मतलब ये कनेक्ट कर पाएंगे अगर कोई मुंबई का देख रहा होगा तो। कुर्ला स्टेशन है जो मुंबई का, ये सॉरी वो जंक्शन है कि एक लोकल रूट दूसरे लोकल रूट से मिलता है और वहाँ पे मीट होता है। वहाँ पे क्या लोग जो जिन्हें सेंट्रल से वेस्टर्न जाना होता है वो अपनी गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं, तो ऐसा रश रहता है वहाँ पे कि वेव चली जा रही है, चले जाओ, मतलब तो दिख ही नहीं रहा है तुम्हें कि तुम्हारा पैर किधर रखाने वाला है आगे। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन टर्म्स ऑफ जिस प्रकार के कोऑर्डिनेशन से लोग रह रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमंगस कि कैसे हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुंबई में रहने का, भीड़ कोऑर्डिनेशन देखने का। इतनी भीड़ यहाँ हो जाए तो लोग यहाँ पे तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। इतनी जनसंख्या यहाँ हो जाए तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो चेन्नई में रहा था मैं, चेन्नई का अलग एक्सपीरियंस है। चेन्नई यूँ तो मेट्रो सिटी था, लेकिन मैं बाहर नहीं रहा था, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था कैंपस के अंदर, तो वो अलग एक्सपीरियंस है। मतलब चेन्नई का मैं एज सच घूमने अंदर, जैसे मुंबई में अंदर शहर में जाने का एक्सपीरियंस है, मुंबई चेन्नई में वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस कैंपस का ही एक्सपीरियंस है। तो कैंपस तो सही था काफ़ी, जंगल, पूरा जंगल है IIT मद्रास, जहाँ पे हिरन विरन रहते हैं एकदम इकोलॉजी में। और वहाँ पे भी बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है, मतलब इनफाइनाइट भीड़ है।
वहाँ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अभी थोड़ा जिस शहर में जा रहा हूँ वो थोड़ा छोटा शहर है कि हाँ अब केओस नहीं है उतना बड़े शहर में। तुम्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता? नो आइडिया एट ऑल। जम्मू जा रहा हूँ मैं। सर आपको तो यहाँ पर इतने कम में इतनी ठंडी लगती है, फिर जम्मू में क्या? जम्मू वो पहनूंगा मैं, पेंगुइन कोट होता है ना, पेंगुइन बन जाऊँगा। एक मिथ है ये कि जम्मू बहुत ठंडा शहर है। अच्छा, हाइट कहाँ से तय होती है, मतलब सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा फैक्टर वाला टेम्परेचर का क्या है? ऑन बीइंग नॉर्थ और सी लेवल से ऊपर नीचे? देखो तुम्हें मैं कुछ डेटा फैक्ट्स बताता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो ये मैप दिमाग में बनाओ ज़रा। नागपुर के बारे में तो आइडिया होगा, बढ़िया भोपाल जैसी ठंड पड़ती है, बहुत लपक के ठंड पड़ती है। ग्वालियर का भी आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि मतलब लपक के ठंडी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा, भोपाल से भी ज़्यादा। दिल्ली का सुना होगा कि इतनी ठंड पड़ती है कि जम जाता है कोहरा, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रखा है। तो अब इनको कंपेयर करते हैं। मुंबई में तो ठंड नहीं पड़ती, यहाँ ज़रा बहुत ठंड पड़ती है नागपुर में। चेन्नई मुंबई एक जैसा है, चेन्नई थोड़ा गर्म है उसकी वजह से, बट ऑलमोस्ट सेम ही अलग। ऐसा मुंबई में ऐसा कभी फील नहीं आएगा कि हाँ बहुत ही ठंड पड़ गई, रजाइयाँ ओढ़ लो। बट नागपुर में तो दिक्कत हो जाएगी। तो सी लेवल से डिसाइड होता है टेम्परेचर। तो ये सी लेवल पे है, ये सी लेवल पे, ये जितना ऊपर जाएगा उतना एलिवेशन से वो होता जाएगा। तो एलिवेशन कम है जम्मू का, मतलब ये सरप्राइजिंग पॉइंट है, क्योंकि जो माता ने बुलाया है वो बस थोड़ा सा ही बुलाया है। असली हिमालय उसके बाद शुरू होता है। तो माता ने बुलाया है वाला जो कौन सा वाला है वो, वैष्णो देवी, वो तुमने सुना जम्मू जा रहे हैं। इसके जम्मू से एकदम थोड़ा बाद में शुरू होता है वो, बट वो गहराई पे है थोड़ा सिचुएशन। कश्मीर बहुत ठंडा है, फिलहाल तो श्रीनगर पहुंच जाऊँ मैं जस्ट इन केस, अनंतनाग पहुंच जाऊँगा, कुछ उठा के ले जाए कोई तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठंड की वजह से तो पक्का हो जाएगी। हिमाचल और ऊपर है, मतलब कि ऐसे गए हिमालय, तो जम्मू यहाँ नीचे रह गया, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें एलिवेशन में, ये क्या बोलते हैं लैटिट्यूड में, बट एलिवेटेड बहुत ज़्यादा है हिमाचल। तो डलहौजी में तो बहुत ठंड लगने वाली है। तो स्नो बनती है, स्नो कहाँ खेलते हैं लोग? शिमला में खेलते हैं, डलहौजी में भी स्नो मारते हैं। ओके, मनाली में भी स्नो खेलते हैं लोग ठंड के टाइम पे। दो टाइप के लोग हैं, दो सी पीपल और एक ये माउंटेन पीपल। अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सट्रीम सिटीज़ में रह रहा हूँ, भोपाल के लोग अलग हैं, मेट्रो सिटीज़ के अलग हैं, जम्मू के अलग होंगे। पीएचडी 5 साल लेके चल रहा हूँ, सेफ साइड जल्दी हो सकती है।
क्योंकि अब मेरे को अभी सब यही सोचते हैं कि अरे भोपाल में तो रह नहीं सकता है, तो जम्मू में है। तो पूरा रिसर्च मैं करके बता देख लिया जाए कि हाँ ऐसा तो नहीं सच निकले उनकी बात। इसलिए इनफैक्ट तुम लोगों को भी पता होगा, कुछ जो वैष्णो देवी जाते हैं वो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, वो पेंगुइन बन के नहीं जाते। हाँ, तुम्हें पेंगुइन बन के जाना पड़ेगा जलवाजी। अच्छा है, गोवा जाने की इच्छा होती है तुम लोगों की? मतलब गोवा कैसा होगा या मुंबई बीचेस कैसे होंगे? बिकॉज दो टाइप की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ देखी है मैंने। मतलब जिनको माउंटेन में घूमना पसंद है, दूसरे जिनको बीचेस में घूमना पसंद है। घूमना पसंद है, राइट। तो एक और क्या बात करता हूँ मैं तुम्हें अपने बारे में। तुम्हें जल्दी तो नहीं निकलना आज? 10 मिनट। ये तमिलनाडु में मतलब मैं नॉर्मली उस पर घूमने नहीं गया ट्रिप्स वगैरह पे, बट गांव के अंदर घूमा हूँ। मतलब तो कल्चरल बहुत डिफरेंस है। कल्चरल डिफरेंस मतलब ये समझ लो, चेन्नई में तो अपन को ऐसा लगेगा कि ऐसे ही ठीक है, अपने जैसे ही लोग हैं। हिंदी जानने वाले भी मिल जाएंगे तुम्हें ठीक ठाक स्तर पे, मतलब 10 में से 2-4 लोग तो बहुत आसानी से जानेंगे। नहीं जानेंगे तो वहाँ ऑटो वाले भी इंग्लिश पकड़ लेते हैं, शब्द चिल्ला दो तो समझ जाते हैं, कम्युनिकेशन हो ही जाता है। बट वहाँ अंदर कोई कुछ नहीं, नथिंग। तो यू आर बी ऑन योर फेट कि तुम मुंह से तो कुछ बोल ही नहीं सकते हो वहाँ पे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही शो कर रही है हर चीज़ में। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स बियॉन्ड लैंग्वेज, ये काफ़ी अच्छा, मुझे ट्राइबल लाइफ उनकी काफ़ी सही लगी। सही मतलब अलग लगी, सही से कंपैरेटिव। अच्छा सही क्या लगा मुझे ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो एक एक्सपीरियंस है कि जैसे हमारी जो सोसाइटी है मध्य प्रदेश और इन सब, ये थोड़ी सी मस्कुलाइन सोसाइटी है। मैं उसका वो देता हूँ एक मतलब अपना सैम्पल एग्जांपल कि मैं क्या ऑब्जर्वेशन कह के ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारा जो इकोनॉमी फैमिली की डेवलप हो रही है, मतलब मोस्टली इकोनॉमी में मेल डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट जस्ट कि केस कि बहुत कम गरीब लोग हैं उनमें भी और अमीरों में भी, इट्स लाइक वर्टिकल स्पेक्ट्रम। तो वहाँ की इकोनॉमी में ये सिचुएशन है कि छोटे जैसे मान लो कोई सब्जी भी बेच रहा है घर में, तो ऐसे दृश्य मिल जाएंगे तुम्हें कि सब्जी पे बैठी है महिला और बाकी सब चीज़ें अरेंज कर रहा है पुरुष। तो इकोनॉमी मतलब कि टास्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, और मतलब कोई वो नहीं है कि लड़की बैठी है इनकी बेचने के लिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि है ना कि लड़का जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की जा रही है तो बहुत दिक्कत है। मतलब एक उस थॉट में पेनिट्रेटेड है, मतलब मानो ना मानो ये फैक्ट है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में तमिल पीपल लाइक इंटेलेक्चुअली ऊपर के लेवल पे भी डेवलप्ड है कि स्पिरिचुअली अवेकेंड। और उसी वजह से तुमने एक और चीज़ महसूस करी होगी अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो, कि उनकी ट्राइब ही अलग है। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकली भी वहाँ पे कोई अलग ही पार्टी चल रही है, बीजेपी कांग्रेस और ये कन्वेंशनल पार्टीज़ नहीं है वहाँ कुछ AIDM के चल रही है, DM के चल, अलग ही कुछ फोर्स चल रहा है वहाँ। तो अलग ही ट्राइब है वो, अलग देश है वो, और सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब कि बहुत पावरफुल है। उसका रीज़न एक और फैक्ट बताता हूँ तुम्हें, तमिलनाडु इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की डेफिनेशन ये है कि वहाँ पे फैक्ट्रियाज बहुत ज़्यादा हों, मनी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही हो,
प्रोडक्शन बहुत हो रहा हो, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, शांति से रह रहे हो, मतलब तो अब शांति से तो गांव में भी रह रहे हैं, हालांकि ये डेफिनेशन गलत हो गई, मतलब कि इतनी केओस के बाद भी वो ऐसे मैनेज कर ले रहे हैं इकोनॉमी को कि चल रहा है उनका काम बढ़िया एकदम, उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से इंडस्ट्रीज़ तो बहुत ये ऐसा सवाल आता है मतलब यूपीएससी वगैरह में कि मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, एमपीपीएससी वगैरह में, तो उसमें नॉर्मली हमारा दिमाग ऐसा सोचता है कि वो होगा महाराष्ट्र होगा, या ऐसा लगता है कि गुजरात होगा, बट इट्स नॉट, तमिलनाडु। तो उसका सोल एक वो समझ में आता है मुझे कि हालांकि एक वो कॉन्सेप्ट भी रहता है जो बहुत समझदार लोग सोच रहे होंगे भी, जो अगर फिलॉसफी के पॉइंट पे अगर इस थॉट को बोला जाए कि हम उनसे इंटरेक्टिव नहीं हैं, हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, और हमारा माइंड पॉजिटिव है, तो हम ऐसी चीज़ जिससे हम अटैच नहीं हो पा रहे, हम उसको अच्छे से ही अच्छी तरीके से ही देखेंगे, है ना। तो वो तरीका तो ऑफ कोर्स है ही, बट ये फैक्चुअल फैक्ट्स ये हैं कि इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप्ड है वहाँ पे, और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मेरा 2 परसेप्शंस हैं माइंड में, एक तो मध्य प्रदेश का और एक तमिलनाडु का, बाकी मैं किताबों पढ़ के ज़रूर, लेकिन एक परसेप्शन यहीं से बना हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे अच्छी हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आईआईटी ही अच्छा है या एनआईटी ही अच्छा है, जो रीजनल छोटे लेवल के कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे हैं। और अच्छे की डेफिनेशन क्या है, दिखने में अच्छे नहीं, फंक्शनैलिटी में अच्छे, बच्चों को अच्छा कल्टिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एक सिस्टम में होलिस्टिक एजुकेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहला यही सवाल बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, इस चीज़ को भी काउंटर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट साउथ का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ से कंपेयर किया जाए। उस पर भी मैंने एक थ्योरी बनाई है, कलर की थ्योरी, वो मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊँगा। तो ये बस ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि बहुत अच्छा अर्बनाइज स्टेट है एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश। हमें बहुत ज़रूरत है अभी, मतलब, और ये केवल पढ़ाई नहीं है, एज ए सोसाइटी एज ए होल होलिस्टिक उससे आएगा ये, केवल ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ हो जाए बस सोसाइटी में। तो बट हमें अपना, हम इतने बड़े स्पेक्ट्रम में हम अपने ज़रा सा इनपुट दे रहे हैं, वी आर लाइक अ वेव ऑफ पीपल। तो तुम्हें नेशनलिस्टिक थॉट है क्या कि तुम्हारा शहर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा देश अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नेशनलिस्टिक थॉट है क्या तुम लोगों के, या अभी नहीं इतने डेवलप हो पाए? तो अभी अगर मान लो ऐसे थॉट्स हैं कि नेशनलिज्म वाले थॉट हैं कि भाई अच्छा होना चाहिए सब, तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में अभी हम बहुत ज़रा सा मतलब कि तुम्हारी लाइफ अभी 2 साल की नहीं है, तुम्हारी लाइफ है 70 साल की, उसमें तुम अपना जस्ट एक वो दे रहे हो, चलो 40 की तो है ही। दिमाग में यही थॉट आता होगा, व्हाट इफ कि कोई किसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई सुसाइड कर ले। तो मैं उससे बियॉन्ड बात कर रहा हूँ कि हमारी ऑन एन एवरेज अगर इतनी एज है, हम उसमें जस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो रोल प्ले करने में हमारा जो राइट टाइम है वो राइट एक्शन में लगना चाहिए। मतलब कि जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम आज से 4 साल बाद पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, कुछ कर रहे हो, कुछ मतलब ये पढ़ाई का स्ट्रेस जो है ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये समझो कि तुम पढ़ नहीं रहे होगे, ये बस अभी आया तुम्हारे सामने कुछ समय के लिए, और इसका एक्शन अपन को सही टाइम पे ही करना है। टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो नेशनलिस्टिक थॉट यही है कि जो काम कर रहे हो उसको एकदम परिपक्वता के साथ करते जाओ। कहाँ से कहाँ टॉपिक ले जाता हूँ मैं, है ना, कुछ क्या कुछ बोलते हुए। ठीक है, 5 बज गए अपने, जाओ तुम लोग एंजॉय करो।